प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एंडोस्पर्म। टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को, कौन सा चैनल, गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकें। इससे पहले हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, जो इसके जस्ट पहले की क्लास थी। उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को हमने कुल 7 स्टेप के अंतर्गत समझा था। और फर्टिलाइजेशन के बाद में स्थिति क्या होती है कि एक सामान्य प्रकार का ये बीजांड है, इस बीजांड के केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में इस भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एक तो होती है त्रियन कोशिका, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, भ्रूणपोष कोशिका नाम देते हैं। जबकि दूसरी जो कोशिका बनती है वो डिप्लॉइड सेल्स होती है, और इसको जाइगोट नाम देते हैं। अब यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो फर्टिलाइजेशन के तक की प्रक्रिया है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूणकोश की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। केवल 2 सेल्स पाई जाती है, एक ट्रिप्लॉइड होती है और दूसरी डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड सेल या जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, जबकि ट्रिप्लॉइड सेल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहलाती है, डेवलप होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करेंगी, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष इस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को प्रदान होगा, जिससे वो शीघ्रता से ग्रोथ करें और एम्ब्रियो का निर्माण करें। तो आज हम पहले इस 3N कोशिका का फ्यूचर क्या होगा, वो कैसे कार्य करेगी, कितने प्रकार के परिवर्तित होगी और क्या निर्मित करेगी, एंडोस्पर्म निर्मित करेगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2N सेल्स जो जाइगोट के रूप में है वो किस प्रकार से डेवलप होकर के जाइगोट का निर्माण करती है। तो आइए हम पहले प्रारंभ करते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है। सभी पादप समूह में जितनी फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म के संदर्भ में बात करें तो इसमें ऑर्किडेसी, ट्राइपेसी और पोडोस्टिमेसी कुल 3 फैमिलीज हैं। ये 3 कुल हैं। इन 3 कुलों के अलावा एंजियोस्पर्म के सभी फैमिलीज मेंबर में एंडोस्पर्म पाया जाता है। इन 3 फैमिलीज में या 3 कुलों के पादप सदस्यों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। तो पहली कंडीशन ये कि कहाँ पाया जाता है और किस में उपस्थित नहीं होता। सामान्यतः डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये डेवलप हुआ है। तो ये बना कैसे है? 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, तो N केंद्रकीय ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गैमीट का हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके साथ में फ्यूज होता है। तो 2 तो ध्रुवीय केंद्रक और एक नरयुग्मक का केंद्रक, तीनों जब आपस में जुड़ते हैं, संलयन करते हैं, तब 3N सेल का निर्माण होता है, 3N केंद्र का निर्माण होगा, जिसके चारों कोशिका भित्ति जीव द्रव्य इकट्ठा होने के बाद में एंडोस्पर्म सेल्स बनेगी। तो ये कितने N बनेगी? 3N होगी। तो अधिकांश पादपों में निर्मित होने वाला एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है या त्रिगुणित होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे इनोथेरा है या पेपेरोमिया है,
इसमें पाई जाने वाली पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग प्रकृति की प्रदर्शित करता है। जैसे इनोथेरा में केवल एक ही केंद्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक। तो एन ही पाया जाता है, दूसरा एन नहीं पाया जाता है। तो जब एन पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट आपस में जुड़ते हैं तो 3n की बजाय कितना होगा? 2n। डिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो इनोथेरा में द्विगुणित या डिप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। जबकि पेपेरोमिया में थोड़ा सा अलग होता है, उसमें 9n एंडोस्पर्म पाया जाता है। 9n का मतलब क्या हुआ? 8 ध्रुवीय केंद्रक इस भ्रूण कोश के मध्य स्थित होते हैं। कितने? 8। और उसके साथ में एक मेल गैमेट जुड़ता है तो कितना बना? 8 + 1 = 9। 9n पेपेरोमिया के अंतर्गत भ्रूणपोष पाया जाता है। लेकिन प्रारूपिक रूप से कह सकते हैं या अधिकांश प्लांट में कह सकते हैं वो कितना हुआ? 3n हुआ। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में तो सामान्य तौर पर 3n प्रकार का या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? किसको बता रहा है? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता रहा है। तो उसमें होता है हैप्लॉइड, अगुणित सेट पाया जाता है, n पाया जाता है। इस एंडोस्पर्म की सेल्स की विशेषता क्या होती है? सेल्स की विशेषता देखते हैं हम। तो इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये हरे रंग की नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के अभाव में ये अपना समस्त पदार्थ ग्रहण करने के आधार के लिए ये बीजांडकायी कोशिका अथवा बीजांड के ऊपर निर्भर रहती है। ये कोशिकाएं पर्याप्त रिजर्व फूड युक्त होती है और इनमें रिजर्व फूड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण ही ये कोशिका न्यूट्रिशन सेल्स के रूप में कार्य करती है या पोषक कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये एंडोस्पर्म की कोशिका इस भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो जितनी कोशिका होती है उन सभी कोशिकाओं का आकार लगभग समान होता है, अर्थात समव्यासी होती है। सबकी पैरामीटर होता है वो एक समान होते हैं। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले एंडोस्पर्म के प्रकार कितने हैं? तो डेविस ने एंडोस्पर्म का विस्तार से अध्ययन किया था सभी प्लांट में। इन्होंने कुल 280 फैमिलीज के अंतर्गत स्टडी की, जिसमें से 250 फैमिलीज में एंडोस्पर्म की उपस्थिति ज्ञात हुई। इसमें से कुल 3 प्रकार के एंडोस्पर्म ज्ञात किए गए। एक है न्यूक्लियर प्रकार का, दूसरा है सेलुलर प्रकार का और तीसरा है हेलोबियल प्रकार का। केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें से कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म अधिकांश डाइकोट प्लांट के अंदर पाया जाता है, जबकि हेलोबियल एंडोस्पर्म मोनोकोटिलिडन का स्पेशल कैरेक्टर के रूप में माना गया। डेविस के अनुसार 161 फैमिलीज में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की प्रेजेंस होती है, जबकि 72 फैमिलीज में सेलुलर प्रकार का और केवल 70 फैमिलीज के अंतर्गत ही हेलोबियल एंडोस्पर्म्स पाया जाता है। तो 161 में केंद्रीय, 72 कुलों में कोशिकीय और 17 पादप कुलों के अंतर्गत माध्यमिक प्रकार का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब हम इसके एक एक एंडोस्पर्म के प्रकार के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इनको केंद्रीय क्यों कहा जाता है अथवा कोशिकीय प्रकार का क्यों कहा जाता है। पहले डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में, अर्थात केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष बनता कैसे है? तो एक हम जिससे प्रारंभ करें वो एक एम्ब्रियो सेक को मैं निरूपित कर रहा हूँ और इसके अंतर्गत पाई जाने वाली एक कोशिका 3n ट्रिप्लोइड सेल्स, यानी ये जो प्रकार हैं जैसे न्यूक्लियर प्रकार का या फिर हेलोबियल प्रकार का अथवा सेलुलर प्रकार का, ये
डिपेंड करता है विभाजन के तल के आधार पर और टाइप्स ऑफ डिवीजन के आधार पर। तो इस कोशिका को क्या कहेंगे हम? इसको नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इस कोशिकीय संरचना में सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन। अब इस फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन के द्वारा होगा क्या? इस कोशिका में बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है। और इस स्थिति को नाम देते हैं बहुकेंद्रिकीय अवस्था, मल्टी न्यूक्लियट एंडोस्पर्म। कैसा कहेंगे? बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष। इसके बाद में इस भ्रूणकोष या भ्रूणपोष में केंद्रीय भाग में एक वैक्यूल्स डेवलप होती है, जिसके फलस्वरूप सभी केंद्रक परिधि की ओर गमन कर जाते हैं। केंद्रीय भाग में क्या बना? एक कैविटी बनी, वैक्यूल्स बनी, जिसके फलस्वरूप सभी केंद्रक हैं वो अजीवदीर्घ परिधीय भाग की ओर चला गया। अब ये भ्रूणकोष है तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो सेलेजा एंड पाया जाता है, दूसरा माइकोपाइल एंड होता है, माइकोपाइल एंड, और दूसरा होता है सेलेजा एंड। दोनों ध्रुवों पर केंद्रकों की संख्या अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? इसके पार्श्व भाग की अपेक्षा। इस भ्रूणपोष को नाम देते हैं न्यूक्लियर भ्रूणपोष, केंद्रीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ समय के बाद में इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ होता है। किसके चारों तरफ? केंद्र के चारों तरफ। और ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल परिधि से प्रारंभ होती है और केंद्र की ओर बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप ये पूरा का पूरा भ्रूणपोष किस प्रकार का हो जाएगा? कोशिकीय प्रकार का हो जाता है। तो केंद्रीय भ्रूणपोष बदल जाता है कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष में। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण सदैव परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की ओर होता है। सेंट्रीपिटल टाइप्स का सेल वॉल सिंथेसिस पाया जाता है। लेमनिन्थस और ओक्सोस्पोरा के अंतर्गत जो न्यूक्लियर प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है, इनमें सेल वॉल का निर्माण नहीं होने के कारण परमानेंटली रूप से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। कभी भी इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, तो इसमें सेल वॉल होती हैं वो नहीं पाई जाती। नारियल, जिसको कोकस न्यूसिफेरा कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि नारियल का पानी पोषक तत्व युक्त होता है, इसलिए शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जिस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं वो है क्या? तो वो क्या है? मूल रूप से एंडोस्पर्म है। इस एंडोस्पर्म होने के कारण इसमें संचित खाद्य पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये शरीर की आवश्यक पोषक तत्वों को समाहित किए होता है। उसी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वो नारियल का पानी कहलाता क्या है? वो कहलाता है इसका एंडोस्पर्म पार्ट। लेकिन जब तक वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम पानी को पीते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। तो केवल क्या होता है? वो एंडोस्पर्म है लेकिन केंद्रक नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद में इसमें सेल वॉल का निर्माण हो जाने के कारण केंद्रीय लिक्विड फॉर्म जो पानी है वो धीरे धीरे जम जाता है, और जमने के बाद में क्या होता है? इसकी एक चारों तरफ एक गिरी का निर्माण होता है। ये जो गिरी है वो क्या है? वो एंडोस्पर्म है। लेकिन क्योंकि इसमें सेल वॉल का निर्माण हो गया, इसलिए इसकी शेप बनी हुई है, इसलिए इसको कोशिकीय भ्रूणपोष के तौर पर माना जाएगा। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक इसी प्रकार का अकेसिया अरेका कटेसु, जिसको हम सुपारी का वैज्ञानिक नाम है, ये सुपारी में कुछ विशेष प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसको हम रूमिनेंट एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। रूमिनेंट या चर्बिताब होता क्या? जैसा कि हम नारियल का कंपेरिजन करें तो नारियल की गिरी के केंद्रीय भाग में बड़ी सी खोखली गुहा होती है,
ये रिक्तिका है वो पहले से प्रेजेंट है, बड़ी रिक्तिका है। लेकिन इस एरेका टिश्यू में जब सेल वॉल का निर्माण हो जाता है उस स्थिति में पूरा का पूरा केंद्रीय भाग भी इस गिरी जैसी संरचना से भर जाता है। तो केंद्रीय भाग पूरा पूरा होगा, वो कैसा होगा? भ्रूणपोष होगा। इस प्रकार की भ्रूणपोष को, जिसमें केंद्रीय कैविटी नहीं पाई जाती, लेकिन वो पहले केंद्रीय के प्रकार या न्यूक्लियर प्रकार का एंडोस्पर्म था, जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाने के कारण इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हुआ, ऐसे भ्रूणपोष को रूमिनेंट एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल 161 प्लांट कुलों के अंदर पाए जाने वाला फ्री न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कैसे बनेगा वापस समझ लीजिए। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्र के मुक्त केंद्र की विभाजन होगा, इससे बहुकेंद्रीय की अवस्था बनेगी और फिर इसके मध्य भाग में बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण हो जाने के कारण सभी केंद्र परिधि की ओर चला जाता है। इसे केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके बाद में जाति विशेष के अनुसार इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण संपन्न होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में हम सेकेंड देखते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। कोशिकीय भ्रूणपोष कुल 72 कुलों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें होता कैसे है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में विभाजन हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बने। लेकिन इनके तुरंत प्रभाव पश्चात इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता था कि मुक्त केंद्रीय की विभाजन होता था, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता था, या कोशिका विभाजन भी कोशिका भित्ति का निर्माण भी साथ साथ में होता रहता है। इसके बाद में फिर इन कोशिकाओं में विभाजन होता है। फलस्वरूप प्रत्येक विभाजन या उत्तरोत्तर विभाजन के पश्चात सेल वॉल का निर्माण होने से भ्रूणपोष पूर्ण रूप से कोशिकीय प्रकार का हो जाता है। इसको कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले होने वाले विभाजन कौन से तल में होता है? तो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के बेस के ऊपर। स्नार्फ ने 1929 में सेलुलर एंडोस्पर्म को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार कौन सा है? इसको एडोक्सा प्रकार कहते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? वो वर्बेस्कम प्रकार का कहलाता है। तीसरा एनोना टाइप कहलाता है और चौथा माइसोटिस टाइप्स कहलाता है। ये होते क्या है? पहला एडोक्सा टाइप्स का देखते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन सभी तलों में होता है। कोई फिक्स नहीं है कि वो अनुप्रस्थ होगा कि अनुदिद्री होगा कि ऑब्लिक होगा, किस प्रकार का होगा, जिसके फलस्वरूप अनियमित या लंबी कोशिका युक्त एक एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ऐसा सबसे पहले एडोक्सा के अंतर्गत देखा गया था, इसलिए इसको एडोक्सा टाइप का माना जाता है। वर्बेस्कम प्रकार में क्या होगा? सबसे पहले इन प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में जो विभाजन हो रहा है वो अनुप्रस्थ हो रहा है। अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिका बनी। उसके बाद में जो विभाजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका आपको एक साथ में दिखाई देती है। ये वर्बेस्कम में खोजा गया था, इसलिए उसको वर्बेस्कम प्रकार कहलाता है। पहले ट्रांसवर्स और उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, डिवीजन होता है। एनोना टाइप्स के अंतर्गत जितने भी विभाजन हो रहा है वो सबके सब ट्रांसवर्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला डिवीजन हुआ वो ट्रांसवर्स होगा, उसके बाद में सेकंड विभाजन भी हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? अनुप्रस्थ हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं एक लीनियर फॉर्म के अंतर्गत स्थित हो जाती है। मायोसिटिस में एक अलग प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स के अंतर्गत एक ऑब्लिक डिवीजन होता है। कैसा होगा? तिर्यक विभाजन, जिसके फलस्वरूप असमान कोशिका बनेगी। एक कोशिका बड़ी बनेगी और दूसरी बनेगी छोटी बनेगी। लेकिन सभी प्रकार के एंडोस्पर्म जो प्राइमरी कंडीशन बने हुए हैं उसमें फिर आगे अलग अलग तल के अंतर्गत विभाजन होने के कारण बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष हेलोवियल प्रकार का या माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है।
ये भ्रूणपोष पहले के दोनों प्रकार के, कौन से, न्यूक्लियर और सेल्यूलर भ्रूणपोष के बीच की स्थिति होती है। अर्थात कुछ एक लक्षण होते हैं वो न्यूक्लियर भ्रूणपोष के समान पाए जाते हैं और कुछ एक होता है वो सेल्यूलर भ्रूणपोष के समान पाए जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष मुख्य रूप से मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर या मोनोकॉट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। होगा कैसे इसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं वो सबसे पहले विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या दो कैविटीज़ का निर्माण करते हैं। इसमें से दो बड़ी बड़ी जो कैविटीज बनी हुई होती हैं वो एक तो होती है चैलेजा एंड की ओर निभागीय और दूसरी होती है माइकोपाइल एंड की ओर। दोनों जो कोष्टिका बनी है, प्रकोष्ठ बने हुए, उसमें से निभागीय प्रकोष्ठ सामान्य तौर पर छोटा होता है जबकि बीजांडौरीय प्रकोष्ठ होता है वो बड़ा होता है। अब होता क्या है, निभागीय सिरा अथवा चैलेजा एंड पर स्थित केंद्र या तो अविभाजित होता है अथवा यदि विभाजित होता है तो कुछ केंद्रकों का निर्माण कर देता है। इसके बाद में इन केंद्रकों के मध्य कैविटीज बनने के कारण सभी केंद्र के परिधि भाग की ओर चले जाते हैं। अर्थात ये जो भ्रूणपोष की स्थिति बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, न्यूक्लियर प्रकार की। तो चैलेजा एंड पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाएगा, एंडोस्पर्म, जबकि बीजांडौरीय सिरे की ओर स्थित केंद्र विभाजन होने के पश्चात इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसके फलस्वरूप कोशिकीय अथवा सेल्यूलर टाइप्स का एंडोस्पर्म पाया जाता है। एक ही भ्रूणपोष के अंदर दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, न्यूक्लियर भी है और सेल्यूलर भी है। अब होगा क्या आगे कि न्यूक्लियर या चैलेजा एंड पे केंद्र क्या तो विघटित हो जाता है, तब इसमें बड़ी सी कैविटी बन जाती है, अथवा थोड़े बहुत केंद्रकों का निर्माण भी होता है तो वो धीरे धीरे विघटित होना प्रारंभ हो जाता है जिसके फलस्वरूप इसके इस भाग में बहुत बड़ी कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को भी कोशिकीय भ्रूणकोश के द्वारा जो कोशिका परिवर्तित होगी धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ती जाएगी तो पूरा का पूरा कोष्टक सेल्यूलर एंडोस्पर्म के द्वारा भर दिया जाता है। प्रारंभिक स्टेज में क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं इसीलिए इसको हेलोबियल प्रकार का एंडोस्पर्म कहा गया है अथवा माध्यमिक प्रकार का कहा गया है। हेलोबियल शब्द इसलिए दिया गया था क्योंकि ये सबसे पहले मोनोकोटिलिडन्स फैमिली क्लास के हेलोबियल्स ऑर्डर के अंतर्गत उसको खोजा गया था, इसलिए उसको नाम दिया गया हेलोबियल। तो आज के इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है कि एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है। अब ये क्या फंक्शन करता है, तो मूल रूप से भ्रूणपोष का कार्य है परिवर्तित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। हम नेक्स्ट क्लास में इस एंडोस्पर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल स्ट्रक्चर इत्यादि के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।